हेलो एवरीवन, यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के लिए आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी कहानी में सिक्का बदल गया। कहानी को पढ़ने वाले हैं जो कि कृष्णा सोबती जी के द्वारा लिखा गया है। और बिना देरी किए हम अपनी कहानी की तरफ चलेंगे। भाई, पूरी कहानी जरूर पढ़ लिया करो और कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको क्लास कैसी लगती है ना। कम से कम इतनी मेहनत का कुछ तो ये फीडबैक मिलना चाहिए कि हाँ भाई, आपको अच्छी लग रही है, नहीं लग रही, पसंद आ रही है, नहीं आ रही है, ये बता दिया करो। चलते हैं, कृष्णा सोबती के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कृष्णा सोबती का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1925 ईस्वी में। ये ध्यान रखना, प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। उनकी कहानियां बादलों के घेरे नामक कहानी संग्रह में संकलित हैं। ठीक है, इनकी जो कहानियां हैं, कहानियां बादलों के घेरे नामक कहानी संग्रह में संकलित है। ये याद रखना, बादलों के घेरे इनका कहानी संग्रह है। इनके उपन्यासों में है जिंदगी नामा, दिलो दानिश और समय सरगम, ये प्रमुख हैं, पूछे जाते हैं। आगे है उनकी अन्य रचनाओं में हम हसमत, सोबती एक सोबत, सोबती वैद संवाद जैसी कुछ रचनाएं शामिल हैं। हम हसमत तो आप जानते हैं, खूब पूछी जाती है, याद रखना। आगे इनको पुरस्कार की बात करें तो कृष्णा सोबती को 1980 में जिंदगी नामा उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, 1980 ईस्वी में मिला था। 1979 में जिंदगी नामा जो उपन्यास है इनका प्रकाशित हुआ था। और एक साल बाद 1980 ईस्वी में इस उपन्यास के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 1996 में इन्हें साहित्य अकादमी का फेलो बनाया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना, 1996 में साहित्य अकादमी का फेलो बनाया गया और 2017 ईस्वी में उन्हें भारतीय साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका था। ठीक है, किया जा चुका है, ये ध्यान रखना, ज्ञानपीठ पुरस्कार की भी ये विजेता रही हैं। सिक्का बदल गया कहानी सर्वप्रथम जुलाई 1948 ईस्वी में प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित हुई। बाद में इसे कहानी संग्रह बादलों के घेरे में 1980 ईस्वी में संकलित किया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, सिक्का बदल गया जो कहानी है ये सबसे पहले कब कब प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, 1948 ईस्वी में। फिर 1980 ईस्वी में इसको संकलित किया गया था। इस संग्रह में कुल 24 कहानियां हैं, केवल इतना याद रखिएगा। ठीक है, आगे एक कहानी का सार। अब हम आगे पढ़ते हैं, इस कहानी को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहती है कहानी हमारी। खद्दर की चादर ओढ़े, हाथ में माला लिए, शाहानी जब दरिया के किनारे पहुंची तो पौ फट रही थी। पौ फटने का मतलब होता है सुबह सुबह का समय था, यानी कि सूर्य निकल रहा था, दिन निकलना शुरू हुआ था। दूर दूर आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। शाहानी ने कपड़े उतारकर एक ओर रखे और श्री राम कहती पानी में होली। अंजलि भरकर, अंजलि तो आप समझते ही होंगे, दोनों हाथों को एक साथ पानी भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया। अपनी ऊनिंदी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई। आगे है, चेनाब का पानी आज भी पहले सा ही सर्द था। वो जिस नदी में सहानी नहा रही थी वो कौन सी थी? चेनाब। ठीक है, चेनाब नदी, और आप जानते हैं पंजाब की ये बात है और पंजाब में चेनाब नदी बहती है। लहरें लहरों को चूम रही थी। वह दूर सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। उछल उछल आते पानी के भंवरों से टकराकर कगारे गिर रहे थे। लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज ना जाने क्यों खामोश लगती थी। सानी ने कपड़े पहने, इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक भी नहीं थी। पर नीचे रेत में अनगिनत पांव के निशान थे। वह कुछ सहम सी उठी। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में ना जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रहा है। वह पिछले 50 वर्षों से यहाँ पर नहाती आ रही है। इंपॉर्टेंट है, 50 वर्षों से यहाँ पर नहाती आ रही है। कितना लंबा अरसा है, सानी सोचती है। एक दिन इसी दरिया के किनारे वह दुल्हन बन करके उतरी थी और आज आज साहाजी नहीं है, यानी कि उसके जो पति थे साहाजी, वो आज नहीं है इस दुनिया में। उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं, आज वह अकेली है। जो पढ़ा लिखा था वो भी अब नहीं रहा। शाहजी की लंबी चौड़ी हवेली में आज सानी अकेली है। पर नहीं, यह क्या सोच रही है, वह सवेरे सवेरे खुद अपने आप से बातें करती है, अपने पति और बेटे के बारे में सोचती है, फिर सोचती है कि अरे ये मैं क्या सोच रही हूँ। अभी भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। साहनी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेतों से होती घर की राह ली। पूछा जा सकता है साहनी किसके खेतों से निकल के घर की तरफ चली, तो बाजरे के खेतों से, है ना। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, आजकल कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों पर से धुआं उठ रहा था।
टन टन बैलों की घंटियां बज बज उठती हैं। बैलों की घंटियां यानी कि आप जानते ही हैं, सुबह सुबह के समय पर जो किसान होते हैं वो अपने खेतों की तरफ चल देते हैं, और बैल वगैरह पे उस समय पर बैलगाड़ियां वगैरह ही होती थी। फिर भी कुछ बंधा बंधा सा लग रहा है। जम्मी वाला कुआं भी आज नहीं चल रहा है। वहां पर आसपास कोई कुआं होगा, जम्मी वाला के नाम से जानते थे उस कुएं को, और आज वो भी खाली पड़ा हुआ है। ये साहजी की असामियां हैं। साहनी ने नजर उठाई, ये मीलों फैले खेत अपने ही हैं। सब साहजी के ही खेत थे। भरी भराई नई फसल को देखकर साहनी किसी अपनत्व के मोह में भीग गई। यह सब साहजी की बरकतें हैं। दूर दूर गांव तक फैली हुई जमीनें, जमीनों में कुएं, सब अपने हैं। साल में 3 फसल, जमीन तो सोना उगलती है। साहनी कुएं की ओर बढ़ी, आवाज दी, शेरे शेरे, हुसैना हुसैना। यानी कि पड़ोसी जो लोग थे उनको आवाज देती हैं। आगे शेरा सानी का स्वर पहचानता है, वह ना पहचानेगा। अपनी माँ जैना के मरने के बाद शेरा को पालने का जो काम है ना वो सानी ने ही किया था, क्योंकि शेरा की जो माँ थी जैना, जैना शेरा की माँ का नाम था, और वो उसके मरने के बाद साहनी के पास ही पल करके बड़ा हुआ था। उसके पास पड़ा गंडासा सटाले के ढेर के नीचे सरका दिया। जैसे ही साहनी ने आवाज लगाई तो शेरा शेरा के पास गंडासा एक तरह का हथियार होता है, ठीक है? ये ध्यान रखना, बड़ा ही नुकीला और मतलब तेज़धार हथियार होते हैं ये। सटाले के ढेर के नीचे सरका दिया, हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, "ए हुसैना हुसैना!" सानी की आवाज़ उसे कैसे हिला गई है। अभी तो वह सोच रहा था कि उस सानी की ऊँची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने-चांदी की संदूकचियाँ उठाकर कि तभी शेरा गुस्से से भर गया। इस पर निकाले अपना क्रोध, सानी पर चीखकर बोला, "ए मर गई क्या? रब तुम्हें मौत दे।" है ना? जिस शेरा को उसने सानी ने पाला था, आज वो चीख करके मतलब उसको उसकी आवाज़ अच्छी नहीं लग रही थी। तो वो उसे मार देना चाहते थे सब मिल करके। ये बात है कि देश विभाजन जब हुआ था उस समय की ये कहानी लिखी गई है। देश विभाजन पर आधारित कहानी है। विभाजन होने के बाद में जो हिंदू और मुसलमान थे, उनको किस तरह से एक-दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे, तो यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं। हुसैना आटे वाली कनाली एक ओर रख जल्दी-जल्दी बाहर निकल आई। आती हूँ, क्यों छाबेले सुबह-सुबह तड़पता है। अब तक सानी नज़दीक पहुँच चुकी थी, शेरे की तेजी सुन चुकी थी। प्यार से बोली, "हुसैना, यह वक़्त लड़ने का है, वह पागल है, तो तू ही जिगरा कर लिया कर।" जिगरा? हुसैना ने ईमान भरे स्वर में कहा, "सानी, लड़का आखिर लड़का ही है। कभी शेरे से भी पूछा है कि मुँह अंधेरे ही क्यों गालियाँ बरसाई हैं इसने?" सानी ने लाड़ से हुसैना की पीठ पर हाथ फेरा, हंसकर बोली, "पगली, मुझे तो लड़के से बहू ज़्यादा प्यारी है।" शेरे, हाँ सानी, मालूम होता है रात को कुल्लूवाल के लोग आए हैं यहाँ। सानी ने गंभीर स्वर में कहा। शेरे ने जरा रुककर घबराकर कहा, नहीं सानी। शेरे के उत्तर की अनसुनी कर सानी जरा चिंतित स्वर से बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। शेरे, आज अगर साहजी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते। पर सानी कहते कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है? सानी को लगा जैसे जी भरकर आ रहा है। साहजी को बिछुड़े कई साल बीत गए, पर आज कुछ पिघल रहा है, शायद पिछली स्मृतियां। आंसुओं को रोकने के प्रयत्न में उसने हुसैना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी। और शेरा सोच ही रहा है, क्या कह रही है सानी आज? आज सानी क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। यह होके रहेगा, क्यों ना हो। हमारे ही भाई बंदों से सूद ले लेकर साहजी सोने की बोरियां तोला करते थे। फिरती हिंसा की आग शेरे की आंखों में उतर आई। गंडासे की याद हो आई। सानी की ओर देखा। नहीं नहीं शेरा, इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका था, पर वह ऐसा नीच नहीं। सामने बैठी सानी नहीं, सानी के हाथ उसकी आंखों में तैर गए। वह सर्दियों की रातें कभी कभी साहजी की डांट खाके वह हवेली में पड़ा रहता था, और फिर लालटेन की रोशनी में वह देखता है सानी के ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए। शेरे शेरे उठ पी ले। शेरे ने सानी के झुर्रियां पड़े मुंह की ओर देखा तो सानी धीरे से मुस्कुरा रही थी। शेरा विचलित हो गया, आखिर सानी ने क्या बिगाड़ा है हमारा? साहजी की बात साहजी के साथ गई, वह सानी को जरूर बचाएगा। लेकिन कल रात वाला मशवरा, वह कैसे मान गया था फिरोज की बात। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। सानी, चलो तुम्हें घर तक छोड़ आऊं। अब शेरा को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दया आ रही थी साहनी पर।
सानी उठ खड़ी हुई, किसी गहरी सोच में चलती हुई सानी के पीछे-पीछे मजबूत कदम उठाता सेरा चल रहा है। संकित सा इधर-उधर देखता जा रहा है, अपने साथियों की बातें उसके कानों में गूंज रही हैं, पर क्या होगा सानी को मारकर? मतलब उसके जो साथी थे वो कह रहे थे कि सानी को मार डालो, क्योंकि सानी हिंदू थी और जो सेरा था वो मुसलमान था। लेकिन वो उसके मन में कहीं न कहीं उसे देख कर के, उसके चेहरे को देख कर के, उसकी मुस्कुराहट को देखकर और बचपन को याद करके वो एकदम उसको उसके मन में करुणा भर जाती है साहनी के लिए। वो सोचता है कि साहनी ने आखिर हमारा क्या बिगाड़ा है? साहनी, हाँ शेरे। शेरा चाहता है कि सिर पर आने वाले खतरे की बात कुछ तो साहनी को बता दे, मगर वह कैसे कहे? साहनी ने सिर ऊँचा किया, आसमान धुएँ से भर गया था। शेरा जानता है यह आग है। जबलपुर में आज आग लगनी थी, लग गई। साहनी कुछ ना कह सकी, उसके नाते रिश्ते सब वही हैं। हवेली आ गई। सानी ने शून्य मन से ड्योढ़ी में कदम रखा। शेरा कब लौट गया उसे कुछ पता नहीं। मतलब शेरा पीछे से ही चुपचाप से चला गया था। दुर्बल सी देह और अकेली, बिना किसी सहारे के ना जाने कब तक वहीं पड़ी रही सानी। दोपहर आई और चली गई। हवेली खुली पड़ी है। आज सानी नहीं उठ पा रही। जैसे उसका अधिकार आज स्वयं ही उससे छूट रहा है। सानी के साहजी के घर की मालकिन, लेकिन नहीं, आज मोह नहीं रहा। मानो पत्थर हो गई हो। पड़े-पड़े साँझ हो गई, पर उठने की बात फिर भी नहीं सोच पा रही। अचानक रसूली की आवाज़ सुनकर चौंक उठी। सानी सानी सुनो, टिरकें आती हैं लेने। टिरकें? सानी इसके सिवाय और कुछ ना कह सकी। हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया। बात की बात में खबर गांव भर में फैल गई। लाहा बीबी ने अपने विकृत कंठ से कहा, सानी, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, ना कभी सुना। गजब हो गया, अंधेर पड़ गया। सानी मूर्तिवत वहीं खड़ी रही। नवाब बीबी ने स्नेह सनी उदासी से कहा, सानी, हमने तो कभी नहीं सोचा था। सानी क्या कहे कि उसी ने ऐसा सोचा था। नीचे से पटवारी बेगू और जेलदार की बातचीत सुनाई दी। सानी समझी कि अब वक्त आ पहुंचा है। मशीन की तरह नीचे उतरी, पर ड्योढ़ी ना लाग सकी। किसी गहरी, बहुत गहरी आवाज से पूछा, कौन कौन है वहां? कौन नहीं है आज वहां? सारा गांव है जो उसके इशारे पर नाचता था कभी। उसकी असामियां हैं जिन्हें उसने अपने नाते रिश्तों से कभी कम नहीं समझा। लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं। आज वह अकेली है। यह भीड़ की भीड़, उनमें कुल्लूवास के जाट, वह क्या सुबह ही ना समझ गई थी? मतलब उसने जब वो नहा करके वहां से आई थी तो सब कुछ सुनसान था। वो समझ गई थी कि रात में जरूर यहाँ पर कुछ खुरापाती हुई है ना? यानी कि हिंदू मुसलमानों की जो झगड़ा था, जो लड़ाई थी, वो चल रही थी। बेगू पटवारी और मसीत के मुल्ला इस्माइल ने जाने क्या सोचा। सानी के निकट आ खड़े हुए। बेगू आज सानी की ओर देख नहीं पा रहा। धीरे से जला जरा गला साफ करते हुए कहा, सानी, रब को यही मंजूर था। सानी के कदम डोल गए, चक्कर आया और दीवार के साथ लग गई। इसी दिन के लिए छोड़ गए थे क्या साहजी उसे? बेजान सी सानी की ओर देखकर बेगू सोच रहा है क्या गुजर रही है सानी पर, मगर क्या हो सकता है, सिक्का बदल गया है। साहनी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं। गांव का गांव खड़ा है, हवेली के दरवाजे से लेकर उस दारे तक जिसे साहजी ने अपने पुत्र की शादी में बनवा दिया था। गांव के सब फैसले, सब मशवरे यहीं तो होते रहे हैं। इस बड़ी हवेली को लूट लेने की बात भी यहीं सोची गई थी। यह नहीं कि सानी कुछ ना जानती हो, वह जानकर भी अनजान बनी रही। उसने कभी बैर नहीं जाना, किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन बूढ़ी सानी अब यह नहीं जानती थी कि अब सिक्का बदल गया है। देर हो रही थी। थानेदार दाऊद खान जरा अकड़कर आगे आया और ड्योढ़ी पर खड़ी जड़ निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गया। वही सानी है जिसके साजी उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। यह तो वही साहनी है जिसने उसकी मंगेतर को सोने के कर्ण फूल दिए थे मुंह दिखाई में। अभी उसी दिन जब वह लीक के सिलसिले में आया था तो उसने उदंत उदंडता से कहा था, सानी, भागोवाल मसीत बनेगी, 300 रुपया देना पड़ेगा। सानी ने अपने उसी सरल स्वभाव से 300 रुपये दिए थे और आज सानी, दाऊद खान ने आवाज दी, वह थानेदार है, नहीं तो उसका उसका स्वर शायद आंखों में उतर आता। सानी गुमसुम कुछ नहीं बोल पाई। मतलब सानी अके वहां पर हिंदू थी और उसको अब उस अपनी हवेली को छोड़ करके जाना था। ठीक है, मेन बात यहाँ पर है। सानी ड्योढ़ी के निकट जाकर बोला, देर हो रही है सानी, धीरे से, कुछ साथ रखना हो तो रख लो। कुछ साथ बांध लिया है? सोना चांदी? उससे पूछ रहा है। सानी अस्फुट स्वर से बोली, सोना चांदी?
जरा ठहरकर सादगी से कहा, सोना चांदी बच्चा वह सब तुम लोगों के लिए है, मेरा सोना तो एक एक जमीन में बिछा है। दाऊद खान लज्जित हो गया। सानी तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना जरूरी है, कुछ नकदी ही रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं है। वक्त। सानी अपनी गीली आंखों से हंस पड़ी। दाऊद खान, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी? किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया सानी ने। दाऊद खान निरुत्तर है, सास कर बोला, सानी कुछ नकदी जरूरी है। नहीं बच्चा, मुझे इस घर से। सानी का गला रूंध गया। नकदी प्यारी नहीं, यहाँ की नकदी यहीं रहेगी। सेरा आन खड़ा हुआ पास। दूर खड़े खड़े उसने दाऊद खान को सानी के पास देखा तो शक गुजरा कि हो ना हो कुछ मार रहा है सानी से। खान साहब, देर हो रही है, सेरा ने कहा। सानी चौंक पड़ी। देर? मेरे घर में मुझे देर? आंसुओं की भंवर में ना जाने कहां से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी और यह मेरे ही अन्न पर पले हुए। नहीं, यह सब कुछ नहीं। ठीक है, देर हो रही है, देर हो रही है। सानी के कानों में जैसे यही गूंज रहा है कि देर हो रही है। पर नहीं, सानी रो रो कर नहीं, शान से निकलेगी इस पुरखों के घर से। मान से लांघेगी यह देहरी जिस पर एक दिन वह रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभालकर सानी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और ड्योढ़ी से बाहर हो गई। बड़ी बूढ़ियां रो पड़ी। उनके दुख सुख की साथिन आज इस घर से निकल पड़ी हैं। किसकी तुलना हो सकती थी इसके साथ? खुदा ने सब कुछ दिया था, मगर मगर दिन बदले, वक्त बदल गया। साहनी ने दुपट्टे से सिर ढांपकर अपनी धुंधली आंखों में से हवेली को अंतिम बार देखा। शाहजी के मरने के बाद भी जिस कुल की अमानत को उसने सहेज कर रखा, आज वह उसे धोखा दे गई। साहनी ने दोनों हाथ जोड़ लिए। यही अंतिम दर्शन था, यही अंतिम परिणाम था। साहनी की आंखें फिर कभी इस ऊंची हवेली को नहीं देख पाएंगी। प्यार ने जोर मारा। सोचा, एक बार घूम फिरकर पूरा घर क्यों ना देखा आऊं मैं। जी छोटा हो रहा है, पर जिनके सामने हमेशा बड़ी बनी रही है, उनके सामने वह छोटी नहीं होगी। इतना ही ठीक है, सब हो चुका। सिर झुकाया ड्योढ़ी के आगे। कुल वधू की आंखों से निकलकर कुछ बूंदें चू पड़ी। सानी चल दी। ऊंचा सा भवन पीछे खड़ा रह गया। दाऊद खान, शेरा, पटवारी, जेलदार और छोटे बड़े, बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरतें सब पीछे पीछे चल दिए। ट्रकें अब तक भर चुकी थी। सानी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गलों में जैसे धुआं उठ रहा है। शेरे, खूनी शेरे का दिल टूट रहा है। दाऊद खान ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाजा खोला। सानी बढ़ी। इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज से कहा, सानी कुछ कह जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली आशीष झूठ नहीं हो सकती। और अपने साफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। सानी ने उठती हुई हिचकी को रोककर रूंधे रूंधे से कहा, रब तुम्हें सलामत रखे बच्चा, खुशियां बख्शे। वह छोटा सा जन समूह रो दिया। जरा भी दिल में मैल नहीं सानी के, और हम सानी को नहीं रख सके। शेरे ने बढ़कर सानी के पांव छुए। सानी कोई कुछ नहीं कर सका। राज ही पलट गया। सानी ने कांपता हुआ हाथ शेरे के सिर पर रखा और रुक रुक कर कहा, तुम्हें भाग लगे चन्ना। दाऊद खान ने हाथ का संकेत किया। कुछ बड़ी बूढ़ियां सानी के गले लगी और ट्रक चल पड़ी। अन्न जल उठ गया। वह हवेली, नई बैठक, ऊंचा चौबारा, बड़ा पसार, एक एक करके घूम रहे हैं सानी की आंखों में। कुछ पता नहीं ट्रक चल रहा है या वह स्वयं चल रही है। आंखें बरस रही हैं। दाऊद खान विचलित होकर देख रहा है इस बूढ़ी सानी को, कहाँ जाएगी अब वह। सानी, मन में मैल न लाना, कुछ कर सकते तो उठा न रखते। वक्त ही ऐसा है, राज पलट गया है, सिक्का बदल गया है। आगे है, रात को सानी जब कैंप में पहुंचकर जमीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा, राज पलट गया है, सिक्का क्या बदलेगा, वह तो मैं वहीं छोड़ आई। और साहजी की सानी की आंखें और भी गीली हो गईं। आसपास के हरे हरे खेतों से घिरे गांव में रात खून बरसा रही थी। शायद राज पलटा भी खा रहा था और सिक्का भी बदल रहा था। तो ये कहानी है, देश विभाजन पर आधारित है। आगे देखते हैं, कुछ और समझ में आ जाएगा। मुख्य पात्र हैं, सानी जमींदार साजी की पत्नी थी, जो कि अब नहीं रहे थे। विभाजन के कारण जिन्हें विस्थापित होना पड़ा था। सारी धन दौलत छोड़कर वह कैंप लौटी थी। सेरा हसैना का पति था और सानी का कामगार था। अपनी मां के मरने के बाद सानी ने ही उसे पाला था। उसकी मां का नाम था जैना। और सांप्रदायिक भावना से भरकर सानी को मारने की सोचता है, पर मार नहीं पाता है।
कौन पात्रों में हसीना है? शेरा की पत्नी, साजी, फिरोज। ये सानी को मारने के लिए शेरा को भड़काने वाला है फिरोज। जैना शेरा की माँ है जो कि मर गई थी और नवाब बीवी है। इसके बाद बेगू पटवारी, जौलदार, दाऊद खान, इंस्पेक्टर इस्माइल रसूली। आगे विशेष, भारत-पाक विभाजन के कारण होने वाले विस्थापन के दर्द की कहानी है ये। अविभाजित कश्मीर में चिनाब के तट पर स्थित जबलपुर की कथा इसमें दिखाई गई है, ठीक है? ये चिनाब के तट पर है, चुनाव नहीं है। चेनाब जो नदी है, उसके तट पर स्थित जबलपुर की कथा इसमें दर्शाई गई है। देश विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी है। विभाजन से उत्पन्न पीड़ा का चित्रण है। विभाजन से आए मानसिक बदलाव का चित्रण है। विधवा नारी की पराधीनता का मनोवैज्ञानिक अंकन है और क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। तो ये हमारी कहानी खत्म हो चुकी है। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, हाइप ज़रूर कर देना। अगर आपको इसके नोट्स पूरे चाहिए, जो कुछ आप पढ़ना चाहते हो, तो आप इसके पूरे नोट्स 6 से 10 तक के अगर कंप्लीट नोट्स आपको चाहिए, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाती है और आपको एक साथ पढ़ना है, तो आप ₹179 थोड़ा-सा खर्चा करके आप एप्लीकेशन से भी जा कर के ले सकते हो। धन्य